स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे जो आदिकाल के विषय में लिखते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। ये सारे कथन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट सभी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन तो पूछते ही पूछते हैं। तो हम ये जो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं इसमें हम आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक शुक्ल जी के जो भी कथन हैं वो हम यहाँ पे कलेक्टिव ढंग से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी परिचित हैं, इसे याद भी कर लें कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ऑप्शन में देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि शुक्ल जी के अनुसार साहित्य का इतिहास किसे कहा जा सकता है। तो जनता की संचित जो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, आदि से अंत तक उन्हीं का जब सामंजस्य बिठाया जाता है साहित्य की परंपरा के साथ, तो उसे साहित्य का इतिहास कहा जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं। आदिकाल के विषय में ये पंक्तियां प्रमुख रूप से हैं, इसे देखिएगा। उन्होंने लिखा कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्यसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और वीरगाथा काल क्यों कहा है उसके पीछे का जो तर्क है वो इन पंक्तियों में है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है। आदिकाल के समय सीमा निर्धारित करते हुए उन्होंने लिखा कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक आदिकाल या वीरगाथा काल को माना जा सकता है। ठीक है, इन पंक्तियों को आप ध्यान रखेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसे देखते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो उनका मत है, उस मत के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाथ पंथ जो है वो सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला हुआ है। तो ऑप्शन में कभी भी आए कि नाथ पंथ का उद्भव कहाँ से मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला हुआ। अगला कथन है नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ ही माने जाते हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? जलंधर नाथ। और नाथ परंपरा में ये बात लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला महत्वपूर्ण कथन है कि नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर या नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया। किसने? नाथ पंथ के इन जोगियों ने। जो काव्य भाषा का ढांचा था नागर अपभ्रंश या ब्रज का, उससे अलग सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सधुक्कड़ी में क्या क्या है? खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे, इसलिए इन्हें ध्यान में रखें। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी और क्या लिखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि सिद्धों और नाथों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। यानी जो तांत्रिक विधि थी, जो अन्य पूजा पाठ के जो बाह्याडंबर के तौर तरीके थे, वो सारी चीज़ें सिद्धों की अपनी परंपरा के रूप में थे, इसलिए इन्हें शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचनाएं कहा है। तो ये प्रश्न पूछा भी गया था कि सिद्धों और नाथों की रचनाओं को शुक्ल जी किस प्रकार का मानते हैं, तो ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं था। आगे देखिए, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो शुक्ल जी लिखते हैं सिद्धों में सबसे पुराने सरह थे। सरह माने सरहपा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो।
साहित्यिक प्रबंध के रूप में बात कर रहे हैं, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है? बीसल देव रासो। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यानी जब भी साहित्यिक प्रबंध के प्राचीन ग्रंथ की बात आएगी तो पृथ्वीराज रासो का नाम आपको ध्यान रखना है, और वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक की नाम बीसल देव रासो। शुक्ल जी का ये मत है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। साथ ही हमने यूपी हायर के जो पाठ्यक्रम आधारित जो रचनाएं हैं उन पर हमारे नोट्स हैं, मुख्य रूप से गद्य आधारित जितनी रचनाएं लगी हुई हैं उन पर, ये आपको यूपीएचएससी 2025 वाले इस नोट्स में मिल जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये दोनों नोट्स बहुत उपयोगी हैं। आप चाहें अपनी सुविधा अनुसार चाहे एक चाहे दोनों ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। बाय स्पीड पोस्ट आपको ये 5 से 6 दिन में मिल जाती हैं। परीक्षाएं नज़दीक हैं, जो लोग चाहते हैं लेना वे इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये आपके पास रहे और आप क्विक रिवीजन कर सकें। इसमें आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सारे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, सारी चीज़ें इसमें वन लाइनर नोट्स और प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये श्रृंखला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथनों की हम लगातार परीक्षाओं तक चलाते रहेंगे, और आप सभी टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में लगे हुए सभी जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े रहें, ताकि आसानी से इन सभी का रिवीजन आप कर सकें छोटी छोटी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।